नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास चुनावी कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और इसी को लेकर हम आपके बीच लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास सेगमेंट। चुनाव के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। आज सबसे पहले बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। 2024 के लोकसभा और उसके पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, यह सवाल सभी के जहन में है। लेकिन जो सियासी गतिविधियां अभी चल रही हैं उनको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि 2024 में किसी भी मुद्दे से बड़ी दोनों पार्टियों के लीडर्स की छवि भी होगी, जिसको लेकर इन दिनों दोनों ही तरफ से बड़ी कवायदें भी की जा रही है। इन दो तस्वीरों में देश की सियासत के दो ध्रुव हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मतदान के ठीक एक दिन पहले अपनी मां के पैर छू रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन में महाकाल मंदिर में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ये दोनों भले ही सियासत के दो ध्रुव माने जाते हों, लेकिन इन दो तस्वीरों में एक समानता दिखती है और वो है भावुकता। एक की अपनी मां के प्रति तो दूसरे की देश की परंपरा और संस्कृति के प्रति। सियासी नजरिए से देखें तो ये जनता से कनेक्ट होने की कवायद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कला में माहिर माने जाते हैं। फिर चाहे वो अपनी 100 साल की मां का ख्याल रखने की बात हो या अपने धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने की बात हो। आप यहां आएंगे तो महाकाल के दर्शन के साथ ही आपको महाकाल की महिमा और महत्व के भी दर्शन होंगे। ये वास्तु, इसमें ज्ञान का ये समावेश, ये महाकाल लोक को उसके प्राचीन गौरव से जोड़ देता है। पिछले करीब एक दशक से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक प्रतिस्पर्धा दिख रही है और मोदी के आगे राहुल हमेशा ही मात खाते दिखते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी बिल्कुल नई रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा में बार बार दिखा है। इस पूरी यात्रा में वो मोदी पर सीधा हमला बोलने के बजाय अपनी छवि बदलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो धार्मिक रीति रिवाजों के दौरान सहज दिखने की कोशिश हो या फिर अध्यात्म और दर्शन पर अपने विचार व्यक्त करने की बात हो। और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। जाहिर है 2024 में मुद्दों से ज्यादा छवि की लड़ाई देखने को मिल सकती है। मोदी की विराट छवि को चुनौती देने की तैयारी राहुल गांधी ने अपने तरीके से की है और कहीं न कहीं बीजेपी ने भी ये बात समझी है और पीएम नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर और ज्यादा सतर्क हुए हैं और गुजरात चुनाव के दौरान उनकी ये कोशिश एक बार फिर नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखिए, सियासत में खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को हम ठीक से ना समझ लें, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेंगे। तो आज की इस खबर पर यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम होंगे तो जनता तय करेगी, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, दोनों की छवि को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम चुनावी शाखा में बातचीत करेंगे। शैलेंद्र जी, ठीक है, मुद्दे अपनी जगह होते हैं और मुद्दों की काफी अहमियत भी होती है, लेकिन हमारी देश के राजनीति के दो ध्रुव और उनकी छवि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आप मान रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की छवि को गढ़ा है वो एक पूरी प्लानिंग के साथ गढ़ा है, और आज जो हम एक विराट छवि देखते हैं नरेंद्र मोदी की, तो कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि इस छवि
के मुकाबले ही हमको कोई छवि खड़ी करनी पड़ेगी, तभी मुकाबला हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि के आगे कोई भी मुद्दा टिकता नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे, जब कोई पूछता है उनसे महंगाई या बेरोजगारी के बारे में, तो वो कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी चलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर सोचने वाली बात होती है, और कांग्रेस ने इसको समझा है। और जो भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी मध्य प्रदेश से कल ही निकली है, तो हमने उसको बहुत नज़दीक से देखा, तो ये समझ में आता है कि राहुल गांधी की पूरी कोशिश अपनी छवि को सुधारने की है, अपनी जो छवि है पुरानी उसको बदलने की है, ताकि वो नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाए। तो ये पूरा प्लान उस हिसाब से है। तो आप देखिए 2024 की तैयारी है कहीं ना कहीं ये, कि राहुल गांधी एक बिल्कुल नई शख्सियत के साथ मोदी के सामने खड़े होने की तैयारी में है। देखिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनालिटी पर और अपनी छवि पर बहुत काम किया है। आप हमेशा देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ उस पर काम करते रहते हैं। जैसे पहले उन्होंने एक बिल्कुल लोह व्यक्तित्व की छवि बनाई अपनी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हो या दूसरी चीजें हो, तो उनका एक एकदम टफ एक व्यक्तित्व बनता हुआ दिखता था। लेकिन जब वो ज्यादा हो गया तो आपने देखा होगा पिछले 1 साल से उन्होंने कुछ अपनी छवि बदलने की कोशिश की है, धार्मिक स्थानों पर ज्यादा गए हैं, लोगों के बीच ज्यादा आए हैं। तो ये हमेशा बीजेपी इसके बारे में सोचती रहती है कि उनकी छवि कैसी हो। तो 2024 में अब कांग्रेस ने भी वही चीज पकड़ी है, क्योंकि मुद्दे कांग्रेस ने बहुत उठाए हैं, लेकिन वो मोदी की शख्सियत के सामने नहीं टिकते। तो 2024 में आप ये कह सकते हैं कि अब छवियों की लड़ाई होगी, और मुद्दों के साथ शख्सियत भी बहुत मायने रखेगी, और राहुल गांधी उसी तैयारी में है। जी दीपक, एक चीज शैलेंद्र जी और आपसे हम समझना चाहेंगे, ठीक है कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही है बीते कुछ सालों में राहुल गांधी के नेतृत्व में, हम कहें और भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, आपने जैसा जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की अब छवि ऐसी हो गई कि उनके आगे कोई मुद्दे टिक नहीं पाते। कांग्रेस में कमी कहां पा रहे हैं? प्रधानमंत्री की छवि इतनी मजबूत हो गई है कि कांग्रेस कोई ऐसा कैंडिडेट प्रधानमंत्री के बराबर, नरेंद्र मोदी के बराबर ला नहीं पा रही है, या फिर वजह कुछ और है? देखिए जब कोई शख्सियत इतनी बड़ी हो जाती है, चाहे संगठन हो, चाहे देश हो, चाहे कोई भी जगह हो, तो उसके आगे सेकंड लीडरशिप ऑफ जो लाइन होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो उसका खामियाजा, जब वो शख्सियत हटती है तो उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है पार्टी हो या संगठन हो। जैसे आप इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की बात करें कांग्रेस में, जो उनकी भी विराट छवि थी बहुत, लेकिन उनके जैसे ही उनके जाने के बाद फिर कांग्रेस उससे 10-15 साल जूझती रही, लेकिन वो शख्सियत, एक करिश्मा जो था वो नहीं बना पाई। और ऐसे ही बीजेपी ने जब यहाँ पर गढ़ लिया है नरेंद्र मोदी की शख्सियत को, तो बीजेपी के सामने भी ये आगे परेशानी होगी, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप वहां भी अब नजर नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस मामले में तेज पार्टी है और उसकी तरफ से एक तैयारी जरूर दिखती है। लेकिन कांग्रेस में शायद इतना सोचने वाला जो एक पूरा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ था। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा में ये चीज दिख रही कि परिस्थितियों को समझा है कांग्रेस ने, और ये अब जो राहुल गांधी की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है वो उसी का हिस्सा में ऐसा लगता है, मानता हूं। और 24 में ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। दीपक, चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चुनावी शाखा में जुड़ने के लिए और खबर का विश्लेषण करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है बूथ बाजा। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम आपको लिए चलते हैं खरगोन की कसरावत विधानसभा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष यादव के प्रभाव वाली ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, और सुभाष यादव के निधन के बाद यहां से उनके बेटे सचिन यादव विधायक हैं और उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। 2.25 लाख के मतदाता की संख्या वाली कसरावत विधानसभा में हम देखें तो अब इस बार किसकी सरकार होगी, जबकि हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार के 6 विधानसभा चुनाव में 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस का गढ़ रहने वाली कसरावत विधानसभा में इस बार कौन कब्जा करेगा, इसके लिए हम बात करने पहुंचते हैं आम जनता के बीच। खरगोन जिले की कसरावत विधानसभा करीब 2.5 दशक से कांग्रेस का मजबूत किला है। करीब 2.25 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर बीते 6 विधानसभा चुनावों में 5 बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। कसरावत से दिवंगत कांग्रेस नेता सुभाष यादव क्षेत्र के 3 बार के विधायक रहे। सन 1993 में पहली बार कसरावत विधायक के साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बने और तीसरी बार विधायक चुने जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उनके निधन के बाद अब उनके बेटे सचिन यादव कसरावत की कमान संभाल रहे हैं। जनता से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, कोई वोट का रिश्ता नहीं है, और यही कारण है कि लगातार यहाँ की जनता का प्यार और स्नेह जो है हम पे और हमारे परिवार को हमेशा बना रहता है। और हमारी कोशिश और प्रयास भी रहती है कि हम लोग
जनता से जुड़े हुए मुद्दों को समय समय उठाएं और क्षेत्र का विकास, जनता का विकास हमेशा हमारी प्राथमिकता में रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कसरावत सीट पर हमेशा कांग्रेस का ही कब्जा रहा। साल 2008 में बीजेपी के आत्माराम पटेल ने कांग्रेस के अभेद किले को ढहाया था और करीब 21,000 वोटों से दिवंगत नेता सुभाष यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। हालांकि कांग्रेस की इस हार के पीछे चुनावी मैनेजमेंट की कमजोरी और मतदाताओं की नाराजगी को वजह माना जाता है, लेकिन इस बार फिर बीजेपी इतिहास पलटने का दावा कर रही है। इस बार जनता में और यहाँ की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार कांग्रेस के विधायक को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक रहे वो केवल व्यावसायिक विधायक रहे। वो केवल व्यापार और व्यवसाय करने यहाँ पर आते हैं, वो जनता के फायदे के लिए या जनता के काम करने के लिए विधायक नहीं बने हैं। ये जनता ने भी अब जान लिया है। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर के बीच 2023 में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इस बार दोनों प्रमुख सियासी दलों को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, जो निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुकी है। जनता ने कांग्रेस को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है। अब सारी जनता जो है माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ओर नजरें गाड़ कर देख रही है। इस बार वास्तव में मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और कसरावत विधानसभा भी इस बार आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। कसरावत विधानसभा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर नहर परियोजना से जनता खुश है, तो वहीं शिक्षा, चिकित्सा और कृषि अहम मुद्दा है, जिसको लेकर जनता बेबाकी से अपनी राय रख रही है। खरगोन जिले में मेन मुद्दा है अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य और अपना शिक्षा विभाग में जैसे महंगाई हो रही है, शिक्षा भी बहुत महंगी हो रही है, जो आम पब्लिक को बहुत महंगी पड़ रही है, पेरेंट्स को बहुत दुविधा हो रही है। अपने लॉकडाउन के बाद में बेरोजगार है, धंधे पानी भी देखे तो धंधे पानी भी जो 100% थे वो 25% पे रह गए, तो छोटे दुकानदार भी काफी परेशान है। जो अपना बताती है कि हम ये वाला काम करेंगे, वो करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे बच्चों को, जो एजुकेटेड बच्चे हैं जो अभी फ्री मतलब बेरोजगार है, उस तरीके से। तो ऐसी सरकार हम चाहते हैं कि जो अपने वादे तो करे और वादे करने के साथ वो उस वादों पे खरी भी उतरे, मतलब सारे वादे निभाए अपने। 2023 चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के त्रिकोणीय मुकाबले में दिलचस्प चुनाव होंगे, तो 20,000 की आबादी वाले युवा वोटर भी गेम चेंजर साबित होगा। साफ तौर पर यहाँ निकल कर आ रहा है कि भाजपा तो वही विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों की बात करे, लेकिन कांग्रेस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आम जनता के बीच जाने की बात करे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाताओं को रुझान साफ तौर पर यह है कि जो जनता को विकास की बात की जाती है वो जमीनी स्तर पर नजर आए। कसरावत का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की जो कृषि उपज मंडी है, जहाँ पे कई व्यापारी लेकिन मंडी नहीं लगती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉलेज शिक्षा को लेकर भी काफ़ी तरह की मांगे, और भ्रष्टाचार के मुद्दों में देखें तो कहीं ना कहीं आम जन भी परेशान है। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता का क्या रुख रहता है और कौन यहाँ पर विधायक बनता है। फरीद शेख, बंसल न्यूज़, खरगोन। और चलिए अब खरगोन जिले के इस हाई प्रोफाइल सीट के सियासी इतिहास को भी जरा जान लीजिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष यादव का यहां दबदबा रहा, जैसा कि हमने आपको बताया। सुभाष यादव के निधन के बाद उनके बेटे सचिन यादव अब यहां से विधायक हैं। वो यहां पर जनता के बीच लगातार कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। सचिन यादव जो कि सुभाष यादव के बेटे हैं। सुभाष यादव इस सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं और सचिन यादव अब विधायक हैं। उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुभाष यादव ने जिम्मेदारी संभाली। 2008 में बीजेपी के आत्माराम पटेल ने यहां से यादव को हराया था और बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2013 में कांग्रेस के सचिन यादव ने यहां जीत दर्ज की। 2018 में भी सचिन यादव ने जीत दर्ज की। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकते हैं। बोले तो नेताजी में मिलिए छिंदवाड़ा के दिग्गज कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना से। सक्सेना पूर्व सीएम कमलनाथ के खास और दिग्विजय सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। नमस्कार।
बंसल न्यूज के खास सेगमेंट बोले तो नेताजी में आप सभी का स्वागत है। छिंदवाड़ा से 7 बार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले दीपक सक्सेना हमारे साथ है। आइए हम उनसे आप बातचीत करते हैं। दीपक सक्सेना जी, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। कमलनाथ जी की विधानसभा है और सारी छिंदवाड़ा जिले की जनता कमलनाथ जी को चाहती और अब बदलाव चाहती है। सब चाहते हैं कांग्रेस आए। आने वाला समय जो है 23 की तकरार है, 23 में चुनाव है, क्या मूड मीटर लग रहा है? देखिए, टीवी पे जब हम लोग देखते हैं या जनता देखती है तो शिवराज जी और मोदी जी की योजनाएं बहुत अच्छी लुभावनी दिखती हैं, लेकिन धरातल पे आने के बाद भी उसके बिल्कुल विपरीत उल्टा है। जो भी काम है छिंदवाड़ा के जिले की, अगर छिंदवाड़ा विधानसभा की बात करें तो हमारे जिले में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे करीब 20,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा के स्वीकृत हुए थे। आज मैं नहीं समझता कि उसमें 4,000 करोड़ के भी काम कहीं भी चल रहे हों। सारे के सारे काम, हमारा 5,500 करोड़ का सिंचाई कॉम्प्लेक्स था जिसकी स्वीकृति मैंने अभी आपको प्रशासकीय स्वीकृति दिखाई। इसके साथ साथ हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 1200 बेड का था उसको 600 बेड का कर दिए। कोई भी योजनाओं में काम नहीं हो रहा है और खास करके 7 विधायक यहाँ के होने के कारण छिंदवाड़ा जिले को, और सांसद जी भी हमारे नकुलनाथ जी हैं, तो छिंदवाड़ा को उपेक्षित किया जा रहा है। छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में 7 विधायक कांग्रेस के हैं, सांसद भी कांग्रेस का है, नगर निगम में महापौर और जिला पंचायत कांग्रेस की। क्या लग रहा है आगे? देखिए, जनता के आशीर्वाद से सारे पद कांग्रेस को मिली हुई। जनता को हमसे उम्मीद है, लेकिन जनता की उम्मीद हमको पूरी करनी चाहिए। शासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण जिस गति से काम होना था, योजनाएं तो मंजूर की हैं, लेकिन जो काम का क्रियान्वयन होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता हम पे विश्वास बनाए रखेगी और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और अधूरे जो काम पड़े, जनता की जो उम्मीद है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे, उम्मीदें पूरी करेंगे। आने वाले चुनाव में कमलनाथ जी जो है चेहरा होंगे कांग्रेस का, इसको लेकर क्या आपका कहना है? देखिए, कमलनाथ जी चेहरा होंगे तो सारी जनता कमलनाथ जी को चाहती है। हम सब लोग मिलकर कमलनाथ जी की जवाबदेही हम लोग खुद संभालेंगे। उसमें चेहरा बदलने का या कमलनाथ जी को नहीं चाहने का कोई सवाल ही नहीं, विकल्प की वो कोई बात ही नहीं। ये थे कमलनाथ जी के खास सिपह सालार दीपक सक्सेना, जिन्होंने छिंदवाड़ा विधानसभा कमलनाथ जी के लिए छोड़ी थी। उपचुनाव हुआ और कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक बने। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और अब बारी है चुनावी जायके की। बंसल न्यूज की टीम ने देवास के युवाओं से 2023 चुनाव को लेकर चर्चा की और चाय के साथ लिया सियासी सरगर्मी का जायजा। आज हम बात करेंगे देवास में चुनावी जायके की, और जायके की अगर बात हो तो देवास की जिस हम चौपाटी पर खड़े हैं इस वक्त चाय बन रही है और ठंड का मौसम है और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में और क्या मुद्दे रहने वाले? 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बही है उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भाजपा जीतेगी। कैसे, क्या लगता है क्यों जीतेगी भाजपा? कांग्रेस ने विकास किया कहाँ था? विकास तो भाजपा ने किया है। मतलब आपको लगता है लोग एक बार फिर जनादेश जो है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी? 100% भाजपा। देखिए, अलग अलग ये राय है अपनी अपनी, और भी युवा यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्या है मुद्दे, क्या रहने वाले हैं? आप चुनाव में अगर मुद्दों की बात करें, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, मुद्दे क्या रहने वाले? अनेक विकास करे भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, अलग अलग तमाम तरह की राय है, युवाओं का समूह भी हमारे साथ में जुड़ा और जायका चुनाव का जो कार्यक्रम है वो लोगों के मन की बात सामने आती है जब हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं। तमाम अलग अलग तरह की राय निकलकर सामने आती, लेकिन मुख्य मुद्दा विकास का ही है मध्य प्रदेश में। फिलहाल चुनावी जायके में इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई चौपाल पर। नमस्कार, अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। अब बारी है जन का मन टटोलने की। बड़वानी में हमने आम लोगों से उनके मन की बात जानने की कोशिश की और जाना कि 2023 में वो क्या चाहते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता उनकी है कि वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में लोग अपराध बोध की तरफ जाता है, गुनाह करता है। तो सरकार को चाहिए
कि सबसे पहले तो सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था करें, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय हो। मैं चाहती हूँ अगर हमारे जनप्रतिनिधि इस पलायन को रोकने के लिए यहीं पर ही कुछ व्यवस्था ऐसी करते हैं जिसके कारण हमारे प्रॉपर के जो लोग हैं वो लोग यहीं रहकर ना दूसरे राज्यों में पलायन करें, बाकायदा मध्य प्रदेश में रहकर ही कार्य करें। हम जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि अगर कास्ट को लेकर इसमें कट ऑफ नहीं होता है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, ताकि जितने भी बेरोजगार छात्र हैं वो इंटरनेट के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें। अगर वो किसी भी एग्जाम में सफल नहीं होते हैं या उतने मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं जितने की ज़रूरत होती है, जैसे ओबीसी वालों को, एसटी वालों को, एससी वालों को जो स्कॉलर मिल रही है उनका जो कटा पे आरक्षण है वैसा जनरल वालों को भी देना चाहिए। तो विकास डेवलपमेंट देखा है वो बीजेपी की सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट देखा है शिक्षा को लेके, और मेरा बस यही है कि जो महिलाओं को लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को और ही सख्त कानून को अपनाना चाहिए। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि बच्चों को स्कॉलरशिप समय पे दे दी जाए और बच्चों का मतलब जो भी है स्कॉलर से संबंधित वर्क वो समय पर कर दिया जाए, यही बस हमारी उम्मीद है सरकार से। बड़वानी के बाद अब चलिए जानते हैं मंडला के जन का मन। बंसल न्यूज ने आम लोगों से उनके मन की बात जानने की कोशिश की। होना चाहिए कि हम जिससे हमें जो पढ़ाई की हमें उस फील्ड में जॉब मिल सके, अपना अफोर्ड हम खुद कर सकें, पेरेंट्स का सपोर्ट कर सकें, और दूसरा सेफ्टी होना चाहिए लड़कियों के लिए। मंडला में इतना बड़ा कान्हा नेशनल पार्क है अपने मध्य प्रदेश का, यहाँ पे देश विदेश से टूरिस्ट लोग आते हैं, लेकिन इतनी छोटी रोड है कि आने जाने में बहुत परेशानी होती है और आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। मंडला में मुख्य मार्गों को हाईवे से, ओवरब्रिज से जोड़ना चाहिए जिससे कि ट्रैफिक की समस्या काफ़ी कम हो। ऐसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि मंडला जिला के लिए जो यहाँ पे जो हो उद्योग के प्रति जो ध्यान दे, और जो यहाँ से लोग बाग जो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारिता रोजगार के लिए, घर चलाने के लिए, काम करने के लिए बाहर जो जा रहे हैं वो कम से कम रुक जाए यहाँ पे, और ऐसे जनप्रतिनिधि जो हैं जो यहाँ पे काम कर सके, जो उनसे मिलने के लिए जो लाइन लगाना पड़ता है, उनके पास में जाने के लिए समय मांगना पड़ता है, ऐसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमें स्वास्थ्य और शिक्षा या तो निःशुल्क उपलब्ध कराए या उसकी दरें एकदम न्यूनतम हो। स्वास्थ्य विभाग अपने यहाँ मंडला का आप देख ही रहे, 39 विशेषज्ञ होना चाहिए और 23 मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, जिनकी संख्या आप गिन सकते हैं बामुश्किल से 6 या 9 है। कोई भी डॉक्टर यहाँ रुकने को तैयार नहीं होता। ऐसे जनप्रतिनिधि की अपेक्षा करता हूँ मैं मंडला जिला से जो मंडला जिला की समस्याओं का समाधान कर सके। सबसे पहली समस्या सर, रेलवे ट्रेन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मंडला वालों को क्या उसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। तो जनप्रतिनिधि से दूसरी अपेक्षा मैं ये करता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि हो जो कम से कम शिक्षित युवा हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से आय के साधन उपलब्ध करवाएं। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में इतना ही। नमस्कार।